नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आकलन अंतर एजेंसी समूह यानी UNIGME ने रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पारिवारिक मूल्यों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी में पहुंचने का एक और प्रयास किया। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM के 5 वर्ष पूरे हुए। सागरमाला कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय से संबंधित विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में CBI की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। चलिए सबसे पहले CBI की कार्यप्रणाली से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। इनमें पहली है स्वायत्तता की कमी तथा अधिक प्रभावी नहीं होना। CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE अधिनियम 1946 के तहत कानूनी शक्तियां दी गई हैं। इसमें राज्यों को अधिक शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त करना। स्पष्ट है कि केंद्रीय एजेंसी होने के नाते CBI को जांच के दौरान व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे विविध राज्यों ने CBI को सौंपी गई सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट वापस ले ली है। इससे कई मामलों में CBI जांच प्रभावित हो रही है। दूसरा है बड़ी संख्या में रिक्तियां। CBI में कुल 724 पद रिक्त हैं, जो स्वीकृत पदों का लगभग 16% हैं। और तीसरा है पारदर्शिता की कमी। CBI द्वारा दर्ज मामले, उन मामलों की जांच की प्रगति और अंतिम निर्णय से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। इन चिंताओं को दूर करने के लिए संसदीय समिति की सिफारिशें भी जान लेते हैं। सबसे पहली सिफारिश है अलग या नया कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों में CBI को राज्य की सहमति के बिना व्यापक जांच की शक्तियां प्रदान करने के लिए एक नया कानून बनाया जा सकता है। दूसरा है CBI को एक स्वतंत्र भर्ती प्रणाली गठित करनी चाहिए। CBI को उपाधीक्षक यानी DYSP, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर और उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा है साइबर अपराध, फोरेंसिक जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान किया जाना चाहिए। और आखिरी है सूचनाओं को सक्रिय रूप से सार्वजनिक करना। CBI की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दर्ज मामलों से जुड़े डेटा और वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से CBI की वेबसाइट पर उपलब्ध करानी चाहिए। खबर के अंत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के बारे में भी जान लेते हैं। CBI की शुरुआत विशेष पुलिस स्थापना यानी SPE से जुड़ी हुई है, जिसे 1941 में स्थापित किया गया था। विशेष पुलिस स्थापना का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध एवं आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामलों की जांच करना था। भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर 1963 में CBI का गठन किया गया था। आपको बता दें, CBI केंद्रीय कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत कार्य करती है। साथ ही CBI ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आकलन अंतर एजेंसी समूह UNIGME ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान। इस रिपोर्ट में बाल मृत्यु दर को कम करने में अन्य 4 देशों के साथ भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की गई है। वर्ष 2000 से अब तक भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में 61% की कमी आई है। आइए पहले रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेहतर प्रदर्शन में योगदान देने वाले कारक जान लेते हैं। पहला है आयुष्मान भारत। यह प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का वार्षिक बीमा कवरेज प्रदान करने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना है। दूसरा है प्रसव संबंधी समग्र सुविधा। लोक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रत्येक गर्भवती महिला को निशुल्क प्रसव की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही शिशु देखभाल के लिए निशुल्क परिवहन, दवाइयां, निदान और आहार सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। तीसरा है मातृत्व सेवाओं की उपलब्धता और प्रसार में सुधार। प्रसूति प्रतीक्षा गृहों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग्स की स्थापना तथा जन्म के समय से ही बच्चे में किसी विकार की जांच के लिए समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से अवसंरचना को मजबूत किया गया है। चौथा है कुशल प्रसव परिचारिकाओं को प्रशिक्षण देना। मिडवाइव्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसी कुशल प्रसव परिचारिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
विश्व स्तर पर बाल मृत्यु दर को और कम करने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें देखें तो पहला है निवेश को प्राथमिकता देना। इस संबंध में निवेश को सबसे सुदृढ़ आबादी पर लक्षित किया जाना चाहिए। अगला है डेटा का बेहतर उपयोग करना। लक्ष्यीकरण संबंधी कार्य और हस्तक्षेप उप राष्ट्रीय स्तर के डेटा पर आधारित होने चाहिए। वहीं अन्य को देखें तो इसमें आयु विशिष्ट हस्तक्षेप करना, डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है। चलिए अब इस संबंध में भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन पर सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। दूसरा है जननी सुरक्षा योजना। इसमें प्रसव और प्रसव के बाद की स्वास्थ्य देखभाल के साथ नकद सहायता को शामिल किया गया है। तीसरा है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन यानी कि MAA। इसका उद्देश्य स्तनपान के तरीकों में सुधार करना और स्तनपान को बढ़ावा देना है। आखिरी है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि UIP। यह बच्चों को प्राण घातक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पारिवारिक मूल्यों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। परिवार एक सामाजिक समूह है। इसमें आमतौर पर लोग एक ही घर में साथ साथ रहते हैं, आपस में आर्थिक सहयोग करते हैं। परिवार को भारतीय समाज की बुनियादी संस्था माना जाता है और ये हमारे पारस्परिक सामाजिक संबंधों में पारंपरिक रूप से प्रमुख स्थान रखता है। हालांकि मौजूदा दौर में एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति, लिव इन रिलेशनशिप, पारिवारिक कलह आदि पारिवारिक मूल्यों में गिरावट का संकेत देते हैं। अगर पारिवारिक मूल्यों में गिरावट के मुख्य कारणों पर गौर करें तो सबसे पहले सामाजिक प्रगति को देखा जा सकता है। शहरीकरण, जिसमें बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन होता है। वैश्वीकरण, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पश्चिमी विचारों का प्रभाव रहता है, तथा औद्योगिकरण आदि के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हो रही है। इसके अलावा बदलते सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी इस बदलाव को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी तेजी से निजता, स्वतंत्रता और घरेलू कार्यों को बराबरी में बांटने की मांग कर रही है। इसके अलावा आर्थिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन जीने के लिए अधिक धन की आवश्यकता, आर्थिक अस्थिरता, आधुनिक जीवन की उच्च मांगों के साथ साथ दृष्टिकोणों और विचारों में अंतर आदि के कारण अलग अलग पीढ़ियों के लिए एक साथ रहना कठिन होता जा रहा है। साथ ही नैतिक मूल्यों के ह्रास ने भी इस समस्या को और गहरा कर दिया है। व्यक्तिवादी और भौतिकवादी समाज के उदय से ईमानदारी, नैतिकता व सहानुभूति जैसे मूल्यवान गुणों का ह्रास होता जा रहा है, जो सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक है। इस समस्या से निपटने के लिए पीढ़ीगत मतभेदों को दूर करने के लिए अधिक से अधिक संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के बजाय व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। साथ ही निजता का सम्मान करते हुए तकनीक को अपनाना चाहिए। खबर के अंत में परिवार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका भी जान लेते हैं कि संतान उत्पत्ति और उनके पालन पोषण में अहम भूमिका निभाता है, जिससे बच्चों का समुचित समाजीकरण और विकास संभव होता है। इसके अलावा परिवार जीवन मूल्यों का विकास करने में सहायक होता है, जिससे समाज में सामूहिकता, भागीदारी और सहयोग की भावना विकसित होती है। साथ ही बुजुर्गों और बीमारों को भावनात्मक एवं आर्थिक सहयोग देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही परिवार सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है और शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी में पहुंचने का एक और प्रयास किया। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। यह यान सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी कि कोरोना से होकर गुजरा था और वहां से कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों के नमूने प्राप्त किए थे। इस प्रकार यह सूर्य को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। आइए पार्कर सोलर प्रोब यानी PSP के बारे में जान लेते हैं। इसे सूर्य की सतह से लगभग 6.5 मिलियन किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाया जा सके, सौर कोरोना के ताप का अध्ययन किया जा सके और सौर पवनों को गति देने वाले कारकों की खोज की जा सके। सौर पवनें सूर्य के डार्क और कम गर्म क्षेत्रों से निकलने वाले प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स जैसे विद्युत आवेशित कणों की धारा है। सूर्य के डार्क और कम गर्म क्षेत्रों को कोरोनल होल्स एवं सक्रिय क्षेत्र कहा जाता है। इस यान पर लगे वैज्ञानिक उपकरण की बात करें तो इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब, सोलर विंड, इलेक्ट्रॉन्स
अल्फा एंड प्रोटॉन्स आदि लगे हुए हैं। आइए अब सौर मिशनों का महत्व जान लेते हैं। पहला महत्व है अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान। सौर मिशन सौर विकिरण और उससे जुड़ी ऊर्जा एवं चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष मौसम में परिवर्तन ला सकते हैं। इनका असर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संचार प्रणालियों पर पड़ता है। अगला है खगोलीय पिंडों यानी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को समझना। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। इसके अध्ययन से अन्य तारों के बारे में शोध में मदद मिल सकती है। आइए अन्य सोलर प्रोब या वेधशालाओं के बारे में जान लेते हैं। इसरो के आदित्य L1 को देखें तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इसके अलावा एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी ASOS चीन की हिनोड यानी सोलर बी, जापान की नासा की, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के सहयोग से निर्मित सोलर एंड हिलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी कि SOHO आदि अन्य वेधशालाएं हैं। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी NTTM के 5 वर्ष पूरे हुए। इस मिशन को वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। NTTM में 4 घटक शामिल हैं: अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास, निर्यात संवर्धन तथा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। तकनीकी वस्त्र यानी टेक्निकल टेक्सटाइल्स की परिभाषा के अनुसार ये वो वस्त्र सामग्री और उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं की बजाय उनकी तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक यानी फंक्शन गुणों के आधार पर किया जाता है। इन उत्पादों को सामान्य तौर पर 12 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस मिशन के कई महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। सबसे पहला है वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहन। भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। वस्त्र क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 2% का योगदान देता है। दूसरा है मजबूत अवसंरचनाओं का विकास। राजमार्गों आदि में जियो टेक्सटाइल्स के उपयोग से उनकी रखरखाव संबंधी लागत कम होती है। साथ ही मिट्टी को स्थिर करने, कटाव को रोकने और जल निकासी में सुधार करने की जियो टेक्सटाइल्स की क्षमता के कारण राजमार्गों का जीवन काल लंबा हो जाता है। इसके अलावा है निर्यात संवर्धन। सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद तकनीकी वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह मिशन काफी लाभदायक साबित हो रहा है। विशेष रूप से एग्रो टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स एवं मेडिकल टेक्सटाइल्स के लिए बायोडिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्र सामग्री का विकास पर्यावरण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे उत्पाद विकसित किए गए हैं जो आराम और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के पहले बॉन्डेड लीक प्रूफ मेंस्ट्रुअल अंडरगारमेंट यानी महीना का विकास किया गया है। NTTM के अंतर्गत कई अन्य महत्वपूर्ण पहलें भी शुरू की गई हैं। पहली है तकनीकी वस्त्रों के लिए इंटर्नशिप सहायता हेतु अनुदान यानी GIST 2.0। इसे उद्योग और शिक्षा जगत के बीच के अंतराल को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरी है ग्रांट फॉर रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी ग्रेट योजना। इसका उद्देश्य व्यवसायीकरण के लिए प्रोटोटाइप को प्रौद्योगिकियों या उत्पादों में परिवर्तित करने हेतु वित्त पोषण प्रदान करना है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जिन्हें 12 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें डायपर, सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजल, कॉन्टैक्ट लेंस और कृत्रिम प्रत्यारोपण जैसे उत्पाद शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सागरमाला कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए। सागरमाला कार्यक्रम मार्च 2015 में शुरू किया गया था। यह केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य जलमार्ग क्षमता का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। साथ ही इसका लक्ष्य घरेलू परिवहन तथा आयात निर्यात कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को भी कम करना है। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति यानी कि NSAC इस कार्यक्रम के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी करने और निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था है। इस कार्यक्रम के 5 पिलर्स और 24 श्रेणियां हैं। इस कार्यक्रम का नया चरण सागरमाला 2.0 है। नए चरण में जहाज निर्माण, मरम्मत, रिसाइकलिंग और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए अब सागरमाला कार्यक्रम की उपलब्धियां भी जान लेते हैं। इसके कार्यक्रम के तहत अब तक 272 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।
बंदरगाहों की वैश्विक रैंकिंग देखें तो 9 भारतीय बंदरगाह विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं, जिसमें विशाखापट्टनम यानी वाइजाग विश्व के शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है। सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव यानी S212 लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। साथ ही तटीय पोत परिवहन में समृद्धि आई है। पिछले एक दशक में 118% की समृद्धि हासिल की गई है। इससे लॉजिस्टिक लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों से परिवहन में वृद्धि हुई है। कार्गो परिवहन में 700% की समृद्धि दर्ज की गई है। इससे सड़क मार्गों और रेल मार्गों पर यातायात की भीड़ में कमी आई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे श्री हरिचंद ठाकुर जी के बारे में। हाल ही में श्री हरिचंद ठाकुर जी की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बंगाल के नामशूद्र यानी अस्पृश्य समुदाय में ओरकांडी में हुआ था। वर्तमान में यह जगह बांग्लादेश में है। उन्होंने बंगाल में मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके मुख्य योगदान की बात करें तो उसमें निम्न वर्ग का उत्थान पहला है। उन्होंने धार्मिक सुधार के माध्यम से करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया था। उन्होंने चांडाल आंदोलन नामक अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। हरिचंद जी के सिद्धांत की बात करें तो यह 3 मूलभूत सिद्धांतों सत्य, प्रेम और पवित्रता पर आधारित है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार देखें तो उनके कारण मतुआ संप्रदाय पुरुष और महिला को समान मानता है, बाल विवाह को हतोत्साहित करता है तथा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता है। इसके अलावा उन्होंने ओरकांडी में निम्न जाति के लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक हाई स्कूल की स्थापना की थी। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया। इसमें तीनों सेनाओं में एकीकृत नियोजन, कमान और नियंत्रण तथा निगरानी एवं गोलाबारी प्लेटफॉर्म्स के निर्बाध निष्पादन को प्रमाणित किया। रक्षा मंत्रालय ने NAMIS की खरीद यानी भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने विकसित किया है। हाल ही में नीति आयोग के CEO ने समृद्धि और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता यानी DXEDGE पहल शुरू की। नीति, फ्रंटियर टेक हब और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII इसका नेतृत्व करेगा। चीन में चिकित्सकों ने जीन संशोधित सुअर से मानव लीवर जेनो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से सुअर के लीवर को एक इंसान में प्रत्यारोपित किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन GAIA को बंद कर दिया है। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का त्रिआयामी मानचित्र बनाने का एक मिशन था। कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया। राज्य का पहला BHS मदुरै में अरिट्टा पट्टी है। ये डिंडीगुल जिले में अरगमले रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित है। असम के स्थानीय समुदाय असम सोलर पार्क को ग्रीन ग्रैबिंग बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस सोलर पार्क का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाने हेतु केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।
है।